हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिजिक्स के बेसिक लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले भी हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपने पहले लेक्चर देखे होंगे। लेक्चर मेरे नहीं आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं इसके लिए क्योंकि आपका सिलेबस नहीं है अभी तक। तो अभी हम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे, बाद में अगर वो सिलेबस में नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग स्लोली चल रहे हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा तो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको कोई भी पेड बैच नहीं लेना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना आपको। और सबसे बेस्ट मटेरियल यहीं पे मिलेगा आपको, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे लेक्चर लेके आते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आई थिंक आपको वेलोसिटी तक करवा दिया था। तो हम लोग डायमेंशन कर रहे थे। चलो आज मैं वेलोसिटी से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे, उसके बाद हम इसके SI यूनिट लिखेंगे। देखो SI जो सिस्टमेटिकली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं वो एक ही होते हैं गाइस, वो एक ही होता है किसी भी चीज़ का यूनिट। बाकी यूनिट दुनिया भर के होते हैं, लेकिन SI यूनिट एक होगा जो आपका पूरी दुनिया ने मिलके डिसाइड किया हुआ है। जितने भी मेन कंट्री जो मैंने आपको बताया था, इसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी आपको, कहाँ से निकले थे। चलो वेलोसिटी में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो वेलोसिटी एक तरह से स्पीड होती है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका एक अपना डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर। तो वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी सर आप किसको बोलोगे कि आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग कर लेना। उसके बाद कितना टाइम लिया, जो भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे उसको कहा जाएगा वेलोसिटी। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी लिख सकता है, आपको बोल सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया जाएगा इस, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आंसर होगा सर उसको वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा तो एक डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है ये वेलोसिटी भी। अगर मैं डिस्टेंस लिख देता गाइस, ये स्पीड बन जाती, तब ये स्पीड कहलाती। देखो वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है। आपकी स्पीड कितनी है वो डिसाइड करेगा कि आपने कितनी दूरी कितने टाइम में कवर करी। मैं बोलता हूँ इसका SI यूनिट लिख दो, मुझे एक बार बता दो। आप बोलोगे सर इसका ऐसे, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर थी और टाइम सेकंड था। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है मीटर पर सेकंड किसका है, वेलोसिटी कहाँ से आया, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा डायमेंशन लिखो। डायमेंशन सर MLT की फॉर्म में लिखे जाते हैं। M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ये 3 डायमेंशन है जिसमें हम दुनिया की हर चीज को इसमें लिख पाएंगे डायमेंशंस में। तो देखिए इसको लिख देते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर क्या है सर, M क्या है, लेंथ। ये मीटर के लिए ना कि मास के लिए, ये लेंथ है सर। तो यहाँ पे L एक बार आ गया, M नहीं आया, T नहीं आया, छोड़ दिया हमने फिलहाल। नीचे की बात करें तो सिर्फ टाइम आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्या है सर, टाइम के लिए है। तो टाइम के लिए डायमेंशन में T ही लिखा जाएगा, तो T भी एक बार। अब देखो इसकी पावर 1 थी, दोनों की 1। अगर टाइम ऊपर चला जाएगा तो पावर प्लस की माइनस और माइनस की प्लस होती है। ये इसका डायमेंशन होगा। L1T-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप यहाँ तक तुमने कर भी लिया था। अब मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए अगला देखिए गाइस, छोटा सा टॉपिक नाम लिख लीजिए जिसका नाम है सर एक्सेलरेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा साथ साथ। तो गाइज एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो आप रेगुलर अपने डेली लाइफ में करते हो। भाई हर एक बंदा स्कूटी या मोटरसाइकिल या कार वगैरह चलाता होगा, तो आपने सुना होगा स्पीड बढ़ाने को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेट बढ़ाओ, थोड़ा सा एक्सेलरेट बढ़ा दो। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है गाइज, ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसकी पूरी हिंदी में समझा दूंगा उसकी टेंशन, क्योंकि हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है, ये डेफिनेशन तो बुक पे भी लिखी हुई है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इसको समझाना। हम चाहते हैं कि इसको प्रैक्टिकल आप सीख पाओ, खुद बना पाओ चीजें सारी। तो वेलोसिटी को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, यही कहलाता है आपका क्या, एक्सेलरेशन। ये तो बुक में आपको दिख भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको डेफिनेशन लिख भी देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है,
तो सर उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करता हूँ उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। पहले मैं यूनिट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, क्वेश्चन कैसे कैसे इस पर न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं बोलूँ वेलोसिटी का मुझे बताओ ऐसा यूनिट, आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का बताओ सर, टाइम का सेकंड होता है। ऊपर वाला मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड। अब यहाँ से मैं ना एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। फ्रैक्शन 3 प्रकार की होती है। जैसे बोला जाएगा मीटर पर सेकंड को डिवाइड करो सेकंड से। एक ऐसे बोला जाएगा मीटर पर सेकंड को डिवाइड करो मीटर पर सेकंड से। तो दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, चलो इसको मैं 4 में ना लिख के 3 में लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ सर मीटर को सेकंड पर सेकंड से डिवाइड करो। अब इसको देखोगे ना, ऊपर डबल है नीचे सिंगल था, तो इसको डबल बना दो। अब इसका स्टेप ये होता है सर, ऊपर वाला डबल है तो डबल रहने दो, नीचे वाला अगर डबल होगा उसको ऊपर लेके उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 92 ऐसे हो जाएगा। तो आपने देखा मीटर और नीचे एस इंटू एस, एस स्क्वायर। अगर इस चीज़ को डायरेक्टली देख पाओगे तो क्या दिख रहा है मुझे, नीचे वाला एस नीचे ही चला गया। क्यों, क्योंकि नीचे डबल नहीं था। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि नीचे वाला एस नीचे ही रहा, इसलिए एस 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 स्क्वायर बन गया। लेकिन इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, मीटर ऊपर सिंगल था ना, ऊपर डबल बना दो, नीचे तो वैसे भी एस पे एस था ही। अब नीचे वाले 2 को उठा के ऊपर ले जाओ, सेकंड इंटू सेकंड, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या है, खाली मीटर। अब आपने देखा कि नीचे वाला एस इस बार ऊपर चला गया, यहाँ नीचे वाला एस नीचे ही रहा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक चीज़ डायरेक्टली याद रख लेना, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, जब भी नीचे वाली चीज़ सिंगल होगी ऊपर डबल पहले ही होगा, मतलब 2 फ्रैक्शन में होगा नंबर, और नीचे वाला सिंगल होगा, तो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, डायरेक्टली लिख लो जो आर्ट्स के बच्चे हैं। अगर ऊपर सिंगल नीचे डबल है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 3/4 डिवाइड करो 4 से, एक बोलूँ 3 को डिवाइड करो 4/5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी 5 कर दो, चलो 5/4 कर दो। इसमें क्या होगा गाइज, ये नीचे सिंगल ऊपर डबल था ना, डबल नंबर था, तो नीचे वाला नीचे रखो, 3 नीचे कर दो 20, क्योंकि 5 ऊपर चला गया, ये 5 था ना, ये 4 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अगर नीचे डबल हो तो फिर नीचे वाला 5 ऊपर ले जाओ, इस बार 5 ऊपर चला गया, तो दोनों में फर्क होता है। अगर नीचे सिंगल है तो नीचे को नीचे रखो, नीचे डबल है तो नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाओ। अब यहाँ पे बात करनी थी मैंने, यहाँ पे तो खैर नंबर ही 2 है, तो 2 को मैंने माइनस करके लिख दिया। इसको देखो, ऊपर डबल है गाइज, नीचे सिंगल है, तो सिंगल है तो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, मीटर बाई मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यही होता है इसका एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है आपके एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। तो फ्रैक्शन समझ आई, नीचे अगर सिंगल नंबर है, इसके 2 फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब डबल नहीं है, कुछ भी एस के नीचे कुछ हो सकता था, तब आपको नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ऊपर सिंगल है नीचे डबल हो गया तो फिर नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना कॉपी पे। तो ये तो बन गया आपका एसआई यूनिट, किसका, एक्सेलरेशन का। क्या बना सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकंड। तो दोनों का एसआई यूनिट भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अच्छा, एक बार इसका डायमेंशन लिख लें, चलो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। ऊपर बात करें एमएलटी की, तो एम मतलब मास। क्या मास दिख रहा है भाई, ये तो लेंथ की बात हो रही है, मीटर, तो लेंथ एक बार दिख रहा है। एमएलटी में एम नहीं दिखा, टी नहीं दिखा। नीचे भी देख लो, नीचे एम नहीं दिखा, लेंथ भी नहीं दिखी, लेकिन टाइम 2 बार दिख गया। तो 0 0 का मतलब हटा ही दो इसको, किसी की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। ऊपर है L1, नीचे वाला टाइम ऊपर जाके -2 हो गया। ये है इसका डायमेंशन L1t -2। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने गाइज क्या सीखा एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन होता है सर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब जब मैं वेलोसिटी को चेंज करूं टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को मैं एक्सेलरेशन कहता हूं। अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट लिखने के लिए मैंने लिखा कि वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होता है। कहां से होता है, इसको देख लो एक बार पीछे वाले को, और नीचे टाइम का फिर सेकंड आ गया। नीचे डबल सिंगल है तो एस कैसे बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से मैंने डायमेंशन कैसे लिखा, ये चीज़ ध्यान से देखना, ये एम मीटर के लिए लेंथ के लिए होता है यहाँ पे ऐसे ही में, लेकिन यहाँ पे एम मास के लिए होता है। तो दोनों को एक साथ मत लिख देना, ये एल की जगह आएगा एम, और सेकंड टाइम के लिए होता है। अब मैं आपको एक्सेलरेशन भी समझा देता हूँ कि यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ऐसे बोलेगा, एक्सेलरेशन ने क्या बोला कि वेलोसिटी को चेंज करना। तो चेंज करने का मतलब क्या है, वेलोसिटी पहले भी होगी अब भी होगी। मैं बोलता हूँ कि एक गाड़ी पहले चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की,
तो आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या उसको कुछ टाइम लगा होगा? भाई पहले आप अपनी स्पीड चला रहे थे, वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर हर एक सेकंड में। एक सेकंड में 10 मीटर, 2 में 20 हो जाएगी, 3 में 30, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर चल रहे हो। लेकिन अब कितनी चल रहे हो? अब तो हर सेकंड में आप 15 मीटर चल रहे हो, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड पे आ गए, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है, वेलोसिटी को स्पीड ही समझ लो फिलहाल, अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। वो टाइम कितना लिया होगा? हो सकता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा गाइस, अगर आपको अपनी स्पीड चेंज करनी है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ मुझे एक्सेलरेशन बताओ क्या हुआ होगा, क्वेश्चन बोल सकता है कि सपोज करो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 10 मीटर पर सेकंड, फिर बोलेगा कि आपकी फाइनल वेलोसिटी जो अभी आपकी फाइनल रुक गई थी, जिसके बाद आपने एक्सेलरेशन निकाला, देखा कितनी एक्सेलरेशन हुई है, वो है 15 मीटर पर सेकंड, और बोलेगा टाइम लगा इसको होने में 5 सेकंड। बताओ एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा? ये क्वेश्चन आ गया मान लो न्यूमेरिकल। तो अब मुझे पता है कि ऊपर मुझे क्या देखना है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, मतलब वेलोसिटी चेंज कितनी हुई। मैं बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी लिख लेना आगे, और नीचे टाइम। यही तो है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में। तो आपकी वेलोसिटी कितनी है सर? फाइनल बनी 15 और पहले थी 10 और टाइम लगा 5, ऊपर आ गया 5/5। तो कितनी आई सर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं सीधा ही लगवा दूंगा, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, यूनिट तो यही आएगा। आप चाहे कैलकुलेशन में यहाँ मीटर पर सेकंड रख के देख लेना, तो भी यही बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी वेलोसिटी कितनी बनी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी आपकी एक्सेलरेशन। तो कोई आपको पूछे कि आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ, आप बोलोगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब आपका 10 से 15 हुआ होगा। अब मैं बोलता हूँ कि आपकी इनिशियल स्पीड थी 0, ट्रेन कोई 0 पे अभी स्टैंडिंग पोजीशन में थी, अब उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम लगा होने में मान लो 10 सेकंड। मुझे बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई? आप बोलोगे फाइनल से इनिशियल निकाल दो और टाइम कितना लगा वो नीचे लिख दो। कितना आ गया सर? 20/10, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट याद रखना, ये सीधे लिख देना, आपको नोट नहीं करने हैं। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो पहले चल रही थी स्पीड और जो अब चल रही है, दोनों के बीच में गाइस कितना स्पीड बढ़ा है। देखो 0 से 20 पहुंच गया, एक जगह पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इसको यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वो टाइम दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हो। ये होती है आपकी एक्सेलरेशन। जब आप गाड़ी चला के आते हो, कोई आपको ओवरटेक करता है, तो आप क्या करते हो? आप पहले भी तो आपकी वेलोसिटी चल रही थी कुछ, लेकिन अब आपने बढ़ाई। तो ऐसा थोड़ी बढ़ाई है तो आप बढ़ाते चले जाओगे, एक लिमिट होगी, कहीं पे जाकर रुक जाओगे ना, 70, 80, 90 जितनी भी स्पीड पे आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे। फिर आप देखोगे पहले मेरी स्पीड 60 थी। चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो टाइम लगेगा लेकिन सीखना पड़ेगा। मान लो आपकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, आप पहले स्कूटी चला रहे थे, अब आपको किसी ने ओवरटेक किया, आपको लगा कि नहीं मुझे इसको पार करना है, तो आपने अपनी स्पीड बना दी 100 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इतनी पे पहुंच गए होंगे, कुछ टाइम लगा होगा, मान लो 10 सेकंड लगे। फिर बोलेगा एक्सेलरेशन कितना किया आपने? आप बोलोगे मेरी अब 100 है, चेंज मैंने 50 से किया, मतलब कितना बड़ा वही होता ऊपर और नीचे टाइम। ऊपर बचा 50, नीचे बटा 10, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन हुई। तो आई होप अब तो आप एक्सेलरेशन समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये होगा कि आपको हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, फाइनल वेलोसिटी दे दी जाए, टाइम दे दी जाए और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्प्ले वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे भी हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज होना। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल गए आपके कि सर वेलोसिटी को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, वही एक्सेलरेशन होता है। एक क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? उसको सर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, फाइनल दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपकी
पूरी फिजिक्स में आगे आने वाले हैं, तो अच्छे से सीख लो इसको अभी से। तो मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा सीखे इसको, इसका आपको पूरी लाइफ फायदा मिलेगा। किसी बच्चे को समझाना होगा किसी बुक से उठा के तो आप समझा सकते हो, ठीक है। तो डरना नहीं है कि आपकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आपको साइंस नहीं आता। वाली साइंस इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने पढ़नी नहीं है, हमें गाइस बेसिक सी 10th के नीचे वाली साइंस पढ़नी जो आप सबने पढ़ी हुई है। भाई 10th तक सबने पढ़ाई करी है, सबने पढ़ा होगा। सो बिल्कुल भी आपको होपलेस नहीं होना है और पैनिक नहीं होना है, आराम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्स। अब फोर्स का हर एक डेफिनेशन में इस्तेमाल होना, इसको भी ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें फोर्स निकालना जो सिखाई गई थी वो किसके द्वारा सिखाई गई? न्यूटन के द्वारा, ठीक है। आपके न्यूटन चाचा के द्वारा आपको सिखाई गई कि फोर्स किस प्रकार निकलेगी। आपको मुझे फोर्स का ऐसे यूनिट कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है क्या होगा। बाकी इस किसको ये बोला जाता है वो तो मैं निकाल के बता दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की फोर्स निकालनी, आपको पूछा जाए भाई फोर्स होती क्या है, आप कहीं भी धक्का लगाने के लिए जो फोर्स पीछे अप्लाई करते हो उसी को फोर्स बोला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे कितनी फोर्स अप्लाई की गई वो कैसे निकालोगे? प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे कितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना आप धक्का लगा रहे हो, वो कैसे पता चलेगा कौन कितनी फोर्स लगा रहा है? उसके लिए आपको दो चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा कि आपका मास किस चीज़ का जिसको धक्का लगा रहे हो और वो कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर पा रही है। एक्सेलरेशन क्या है? और इसी को तो फोर्स बोला जाता है। मतलब अगर आपको निकालना है किसी चीज़ के ऊपर कितनी फोर्स लगी, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसका मास क्या है। मास आप पढ़ चुके हो फंडामेंटल यूनिट में, एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी समझा दी आपको। तो अगर आप देखते हो कोई चीज़ के ऊपर, जैसे एक बस है, उसका मास कितना, जो भी आपको पूरी बस दिख रही है किलोग्राम में, वो उसका मास है। अब उसको एक्सेलरेट कितना करवा पा रहे हैं? अगर 0 से धक्का देके 10 की स्पीड तक लेके आ रहे हो तो कितना एक्सेलरेट करवाया? 0 से 10 के बीच का डिफरेंस 10 और नीचे कितना टाइम लगा होगा। तो उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उसी हिसाब से वैल्यू ज़्यादा होगी। दोनों मल्टीप्लाई में है, जो भी बढ़ेगा तो टोटल इसका डायरेक्टली रिलेशन बढ़ेगा। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है बहुत अच्छे से। देखो फोर्स का मास के साथ कैसा रिलेशन है, तो फोर्स का मास के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है गाइस? डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर मास बढ़ेगा, जैसे बोल दो फोर्स है 10 kg का मास है, 10 kg का मास है और एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पूछा जाए कि फोर्स क्या है, बढ़ी है कम हुई? अगर इसको मैं बढ़ा के सीधा 15 कर दूं, 15 कर दूं, तो बोलो फोर्स क्या है? तो आंसर देखो अब ज़्यादा आएगा कि पहले से कम आएगा। जैसे ये बड़ा है तो आपका टोटल फोर्स भी बढ़ी है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी उसी हिसाब से दूसरा भी डायरेक्ट चेंज होगा। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट। एक होता है इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। इन्वर्सली वो उल्टा होता है। जैसे मैं बोल दूं कि एक चीज़ दूसरे के उल्टी होती है, ठीक है। एक चीज़ जैसे आपकी बोल देता है कि क्या, जैसे हाँ स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर चीज़ों को बढ़ाओगे, जैसे आपका प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एरिया बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती चली जाएगी, प्रेशर कम होता चला जाएगा। ये अभी आप सीख जाओगे। तो डायरेक्टली का मतलब होता है सीधा सीधा इफेक्ट पड़ना। अगर एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी अपने आप बढ़ेगी। यहाँ पे मास भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अब मैं बोलूँ कि इसका एसआई यूनिट निकालें एक बार। अच्छा मुझे बताओ एसआई यूनिट निकालना कोई मुश्किल बचा? अगर आपको ये बात समझ है कि फोर्स कैसे निकलती है, देखो फोर्स निकालना है तो डेफिनेटली किसी चीज़ के ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितनी फोर्स लग रही है। तो वो धक्के वाली चीज़ जिस पर लगाना उसको मास बोलेंगे, उसका कोई मास होगा। और वो चीज़ कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर पाए हो, अगर आप ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट कर पाओगे तो आपकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मिला के मल्टीप्लाई करवाओगे, वही आपका फोर्स कहलाएगा। और इसी को न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। ये मैं एक्सप्लेन में आपको समझा दूंगा कि इसकी एग्जाम्पल कैसे पेपर में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि बस आपकी मोटरसाइकिल पे शॉकर दिए गए, वो किसका एग्जांपल है? वो सेकंड लॉ का एग्जांपल है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जो आपको रिलेट करके समझाई जाएंगे प्रैक्टिकली, फिर आप समझ पाओगे। वो अगला कंसेप्ट है। फिलहाल आप फोर्स सीख रहे हो, तो मैं बोलूँ इसका एस से यूनिट निकालो। सर बहुत आसान हो गया। अभी मुझे पता है कि मास का क्या होता है। सर मास का होता है आपका किलोग्राम। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी अभी पढ़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बनाया सब कुछ सिखाया। तो यही तो इसका ऐसा यूनिट है। इसी को ही कुछ एक नाम से पुकारा जाता है।
वो SI यूनिट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हो। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना होगा। तो ये है आपका। अब इसके ऊपर ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, पहले इसका हम डायमेंशन बना दें। चलो अगला है हमारा, सर इस पे डायमेंशन भी सिखा दो, अब कैसे बनेगा। तो डायमेंशन कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है कि MLT की फॉर्म में लिखना है। M स्टैंड फॉर मास, L स्टैंड फॉर लेंथ, T स्टैंड फॉर टाइम। तो सीधा सीधा है। आप देखो यहाँ पे मास कितने हैं, तो मास बिल्कुल एक है, तो मास एक बार आ गया, किलोग्राम एक ही बार है ना। अच्छा और मल्टीप्लाई में ठीक है, ऊपर है सारा, नीचे सेकंड है, ठीक है। और इसकी बात करूँ आगे मल्टीप्लाई में क्या है सर, M क्या होती है, लेंथ होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब लेंथ। तो लेंथ कितनी बार है सर, एक बार है। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, अब नीचे बारी आ जाओ। तो इसका मतलब यही था ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसे लिख दो सेकंड, क्या फर्क पड़ता है, नीचे बार सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। अब नीचे देखो मास कुछ नहीं है, लेंथ कुछ नहीं है, टाइम दो बार है, तो यहाँ पे बन गया M एक, L भी एक, और टाइम ऊपर जाके -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इसको अभी याद कर लेना, क्योंकि इसको मैं अभी डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ आगे वाले रिलेशनों में। जैसे आप वर्क निकालोगे, एनर्जी निकालोगे, सब में मैं डायरेक्टली इसका रिलेशन यूज करने वाला हूँ। M1 L1 T-2 कैसे आया, समझ आ गई, यही से आया। अगर आप ये बात को समझ पाते हो कि फोर्स बेसिकली किसको बोलते हैं, सर फोर्स मैं बोलूंगा मास कितना है चीज का और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी कॉल्ड फोर्स। सो गाइज आई होप फोर्स का कॉन्सेप्ट अब आप क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे कि फोर्स किसको बोला जाता है। जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज द फोर्स, आप बोलोगे फोर्स निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। और फर्स्ट वन सेगमेंट कौन सा होगा, सर मुझे मास पता होना चाहिए, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश किया करो, छोटी छोटी बातों को ध्यान में दो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखोगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब न्यूमेरिकल बनाने वाला कुछ भी बना दे, आपको बोल देगा सर आपका किस चीज़ का मास, आपकी बस है उसका मास मान लो बोल देगा 1000 kg है, फिर बोलेगा उसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे बताओ कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन तो चाहिए, मास भी दिया है 100 kg, एक्सेलरेशन भी दी है 10, तो आंसर कितना आ गया सर 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कुछ शॉर्टकट में लिखते हैं फोर्स को, जब भी आप फोर्स को मेजर करते हो, जैसे मास को किलोग्राम लिखते हैं ना, तो इसको भी कुछ एक वर्ड से लिखा जाता है, उसका मुझे आपको बताना, वो ऐसा यूनिट भी है, यही इसी को कुछ बोला जाता है और भी, वो आपको बताना है वो किसको बोला जाता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज़ है, देखो आपका वर्ड में एटसेट्रा लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत आसानी से चीज़ों को आप सीख पाओगे, छोटी छोटी चीज़ों को सीख पाओगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको बाद में एक्सप्लेन करनी है। एंड फोर्स का जो आपने अभी पढ़ा, इसी को मैं जब न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको पढ़ाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जाम्पल के साथ। आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत सारी एग्जाम्पल्स है इसकी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऐसा होने पे कौन सा न्यूटन का लॉ काम करता है, कौन सा लॉ काम करता है, फर्स्ट कहाँ लगता है, सेकंड कहाँ लगता है, ये सारी एग्जांपल आपको सीखनी है, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, देखो कोई आपको पूछे इम्पल्स किसको बोलते हो, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि सर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओ, मैंने बोला ना फोर्स अब हर जगह आएगी, और वो कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोला जाता है क्या, इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम ही इम्पल्स कहलाता है, मतलब किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम तक आप लगाते रहे, फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम तक लगाते रहे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मान लो आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और आप उसको 10 मिनट या 10 सेकंड तक लगाते रहे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो कहलाएगा इम्पल्स। तो चीज़ों को बिल्कुल अपने बेसिक लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करो, ये चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएंगी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये चीज़ें आपको बुक में भी बहुत अच्छे से लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझते हो, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई सिखाएगा तो सीखोगे, तो सीखने की कोशिश करो। तो इम्पल्स का मैं बोलूँ ऐसा यूनिट बताओ, जब मुझे इतना पता चल गया कि कोई फोर्स को कितने टाइम के लिए लगाया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई ही इम्पल्स कहलाता है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि ऐसा यूनिट, देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम क्या होता है सर, सेकेंड, तो आप बोल सकते हो न्यूटन सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है। अब मैं बोलूँ मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे,
डायमेंशन कैसे निकालोगे सर? डायमेंशन निकालने के लिए मैं देखता हूँ MLT की फॉर्म में, तो यहाँ पे मास है कुछ, तो अब देखो इसको बनाने के लिए आपको इसका बेस ही लिखना पड़ेगा। न्यूटन किसको बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। और आगे सेकंड इसका भी आ रहा था मल्टीप्लाई में, ये वाला सेकंड भी आ रहा है, तो ये तो पूरी न्यूटन की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई सेकंड इसका भी आ रहा है। तो अब इसका डायमेंशन लिखें, चलो इसको लिखते हैं। ये कहाँ से आए समझ आ गई? क्योंकि फोर्स अभी अभी मैंने देखा, फोर्स का यूनिट लास्ट में मैंने लिखा भी था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ किलोग्राम मीटर, और इसी सेकंड स्क्वायर कैसे लिख देते हैं? और मल्टीप्लाई सेकंड लिख देते हैं। एस से एस कट गया, ये बचा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसका लिखो डायमेंशन, कैसे लिखेंगे? मास है एक बार, ठीक है, m है, मीटर भी है, एक लेंथ भी है। अच्छा टाइम कितनी बार है सर? एक बार है। टाइम कितनी बार है? एक बार है, तो नीचे है वो, ये आएगा m1 L1 T-1। तो इस तरीके से लिखा। अब यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर आपको फोर्स का याद है m1 L1 T-2, ये आपने पढ़ा फोर्स का भी अभी, ये आप डायरेक्ट याद कर लो इस चीज़ को अगर आपको जल्दी करनी है तो। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? टाइम। टाइम क्या होता है? सेकंड। अब दोनों की टाइम सेकंड है, तो इसको डायमेंशन में T1 लिखूंगा। यहाँ पे देखो m1 L1 t की पावर -2 t की पावर 1, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो बेस सेम, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, t 2 प्लस 1 को प्लस कर दो, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 1 गया तो टाइम की पावर 1, तो t की पावर 1 -1, क्योंकि यहाँ पे देखो ये -1 आएगा, टाइम -2 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इसमें मैं लिखा m1 L2 T-2, जैसे ये T-1 है, ये +1 है, t की पावर मल्टीप्लाई ये वाला टाइम। तो अब क्या आ गया? ये मैंने फोर्स की जगह लिख लिया सीधा सीधा, ये हमने अभी निकाल के बताया, इसकी जगह मैं फोर्स का ये लगा दिया, और इस टाइम का मैंने ये लगा दिया, इस टाइम का मैंने ये +1। अब देखो m1 L1 तो आ गया, लेकिन टाइम की ये पावर -2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, m1 L1 T-1, ये इसका डायमेंशन है। तो डायमेंशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी निकालना आना चाहिए। तो इम्पल्स क्या होती है सर? इम्पल्स मैं उसको बोलता हूँ जब कोई चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ और कितने टाइम के लिए लगाता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही इम्पल्स कहलाती है और निकल के आती है। तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन अलग से लिखो, m1 L1 T-2, और यहाँ पे s सेकंड का अलग से लिखो, टाइम 1, तो ये आ गया m1 L1 T-1। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना सकता है, आपको फोर्स दे सकता है, आपको टाइम दे सकता है, और आपको इम्पल्स पूछ सकता है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सर आपका वर्क। क्या है आपका वर्क? क्या होता है? अब वर्क निकालने के लिए गाइज क्या करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क, एनर्जी एंड पावर एक अलग से चैप्टर भी आता है, तो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करना, और आज के बाद आप बिल्कुल सीख जाओगे कि काम क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ का अगर आपको काम निकालना है गाइस, अगर आपको कुछ काम निकालना है कि कितना काम हुआ, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आपको अपने हिसाब से सोचना है। देखो मैं आपको बोलता हूँ कोई काम करो, तो काम करने के लिए मुझे बताओ क्या होता है? आप बोलोगे सर फोर्स लगती है, कोई भी काम करने के लिए फोर्स लगती है। मान लो आपके पास एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, उसमें पूरा की पूरा पानी भरा हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ इसको उठा के दूसरे कमरे में रख के आओ, तो मैंने आपको एक काम बोला। अब आप गिलास को उठाते हो, लेकिन गिलास को उठा के आगे पीछे नहीं करते हो, वहीं पे रख देते हो, तो मैं देखूंगा क्या उस गिलास पे काम हुआ? तो मैं देखूंगा उस गिलास पे कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आगे पीछे नहीं हुई, मैं कैसे बोल सकता हूँ उस पर काम हुआ? हो सकता हूँ मैं आपको बोल के बाहर चला गया कि ये गिलास उठा के दूसरे कमरे में रख दो, लेकिन आपने उठा के फिर वापस वहीं रख दिया, इवन कि आपने फोर्स लगा के उसको उठाया था, फिर वहीं रख दिया, लेकिन मैं जैसे ही बाहर से आया मैंने देखा कि आपका गिलास तो वहाँ से हिला ही नहीं। मैं बोलूँगा भाई तूने काम नहीं किया, आप बोलोगे नहीं सर मैंने उठाया था, मैं बोला नहीं यहाँ से तो हिला ही नहीं, आपने कैसे किया? तो वो काम जीरो हुआ। मतलब फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन जब तक चीज़ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, जब तक चीज़ आगे पीछे नहीं जाएगी, तब तक काम नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन से एक इक्वेशन निकल के आती है, जिसमें होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बीच में होता है कॉस ऑफ थीटा, बीच में आता है कॉस ऑफ
थीटा। तो ये होता है फोर्स। यहाँ पे थीटा पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितने डिग्री से लग रही है। अगर फोर्स लगेगी 0 डिग्री पे तो काम होगा 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 आने से तो बाकी वाला जो भी आएगा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया, तो cos 90 जीरो होता है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, काम भी आपका जीरो हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको पूछा जाए कि सर काम क्या होता है, आप बोलोगे सर काम मैं उसको बोलूंगा जिस चीज के ऊपर फोर्स लगी होगी और वो चीज आगे पीछे डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां से जाके वहीं पे वापस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। इसका मतलब चीज को आगे पीछे होना पड़ेगा। तो फोर्स भी लगेगी और चीज आगे पीछे कितनी हुई, दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, काम कहलाता है। और इसका एसआई यूनिट गाइस यूल भी होता है, इसका एसआई यूनिट यूल भी होता है। लेकिन इसको हम इस एसआई यूनिट को, ये किसको यूल किसको बोला जाता है, ये हम अभी निकालेंगे। आप मुझे बताओ फोर्स क्या होता है, आपको पता है इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो एक मीटर होता है सर, तो न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट है। ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को ये बोला गया। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर दूं तो इसका एसआई यूनिट ये भी तो होता है सर, न्यूटन क्या है, फोर्स है। फोर्स को कैसे लिखते हैं, सही में तो फोर्स होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे मीटर का मीटर, तो इसको लिखोगे किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ही आपका क्या कहलाता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। और इसी को बार बार ना लिखने की बजाय मैं बोलता हूँ किसी चीज पे कितना काम हुआ तो आप बोल देते हो 2 जूल। तो यूल किसको बोलते हैं, यूल का मतलब ही यही होता है। इसको आपको ये पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा कि 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। जैसे लिखते हैं ना 2 किलोग्राम, कोई वेट बताना हो, कोई मास बताना हो, तो इसके लिए ये लिखना पड़ता है। और इसको शॉर्टकट में मैं क्या लिख देता हूँ, यूल। और यूल कौन था, आपका साइंटिस्ट है जिसने निकालना दिखाया था, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी इसके नाम पे हम दे देते हैं शॉर्टकट में। अदरवाइज एग्जाम में देखो कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछ सकता है कि सर वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, हो सकता है यूल ऑप्शन ही ना दे, फिर आपको लिख सकता है न्यूटन मीटर। इसको हो सकता है फिर से ब्रेक करके ये भी लिख दिया हो, क्योंकि ये तो आपको पता चल ही गया कि फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ। अभी निकाला आपने फोर्स का ऐसा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की जगह मैंने ये लिख दिया और इस मीटर का मीटर आ गया। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई करा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आ गया। तो बेसिकली इसको ये भी बोला जाता है, इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो शॉर्ट में, और इस पूरे को आप यूल के नाम से भी जानते हो। ये होता है आपका काम। आज के बाद लाइफ में आपको कोई पूछे काम कितना हुआ, तो उसके लिए आप देखना फोर्स कितनी लगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाते रहो, मान लो आपने फोर्स लगा दी 100 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। मैं बोलता हूँ काम बताओ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो सारी फोर्स तो बेकार होगी, तो काम 0 हो गया। इसलिए बोला जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है कॉस थीटा। अब बोलते हैं कि एक कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है, वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि कूली फोर्स लगा रहा था, इस साइड चीज को लेके जा रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही, लेकिन जो सामान उठाया था, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, मास था, वो जो सर पे उठाया हुआ है, उसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अब इसमें पुट करोगे, मान लो फोर्स उस पर लग रही थी 100 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ मान लो 100 मीटर तक लेके भी गए आप, लेकिन कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो कॉस 90 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करो सब कुछ 0। इसलिए कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है सर, 0 होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक कूली द्वारा किया गया वर्क कितना होता है, तो आंसर होगा 0। इतनी मेहनत करता है कूली, लेकिन काम क्या होता है उसका 0। क्यों 0, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों के बीच में एंगल बनता है कॉस ऑफ थीटा का, और कॉस 0 का मतलब 1 होता है। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री की एंगल हो, जिस साइड फोर्स उसी साइड चीज जा रही है, तो काम होगा। लेकिन अगर पूरा परपेंडिकुलर हो गया तो काम नहीं होगा। तो अगर इतनी बात समझ आई ठीक है, नहीं आई तो आप इतना याद रखो कि वर्क आपका क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ऐसा यूनिट खुद लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर, मीटर, न्यूटन मीटर। इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हो किलोग्राम न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे वाला मीटर।
तो ये जब मैंने सिंप्लीफाई किया, मीटर 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 स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर, ये होता है। इसी को शॉर्टकट में यूल के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। और बीच में एंगल कितना बनता है, कॉस ऑफ थीटा का। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से वो इसको आसानी से कर पाएंगे, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है। तो ये बात याद रख लेना कि कोहली के द्वारा किया गया काम कितना होता है, 0। आप कभी कभी पढ़ाई करने के बाद बोलते हो कि आज मैंने बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, मैं थक गया पूरी तरह से, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो काम कितना किया। मान लो आप पढ़ रहे हो, फोर्स भी लगा रहे हो, तो दिमाग की फोर्स लगा रहे हो कुछ भी, लेकिन आप यहाँ बैठे थे, वही बैठ के पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो साइंस बोलती है काम भी कितना हो जाएगा, 0। तो 0 काम होगा जब तक चीज़ों में दोनों चीज़ें नहीं होंगी। एक चीज़ अगर 0 है, दूसरी जितनी मर्जी करते रहो, काम 0 हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, जूल। तो ये थी आपकी आज की क्लास, और अगली क्लास में हम डायमेंशन के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करके ख़त्म भी कर देंगे। और आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी। फोर्स क्या होता है, काम किसको बोलोगे, इम्पल्स किसको बोलोगे, और एक्सेलरेशन किसको बोलोगे, और चीज़ें रिवाइज भी करी। तो कोई बात नहीं, क्लासेस एक्स्ट्रा चलेंगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखना है और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में।